डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ही लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट कराया था? रिटेलिंग, जिसमें रिटेलिंग की मीनिंग पढ़ी, रिटेलिंग की डेफिनेशन पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग पढ़े, फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग पढ़े, टाइप्स ऑफ रिटेल इंस्टीट्यूशंस और रिटेल फॉर्मेट हमने स्टार्ट कराया था, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेस पर कराया था? बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ओनरशिप। सेकंड किसके बेस पर कराया था? स्टोर बेस्ड रिटेलर्स। इनको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फूड रिटेलर्स और जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर्स। फिर नेक्स्ट है, इस ई लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। नाम से ही पता है, ये वो रिटेलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें रिटेलर्स के पास फिजिकल स्टोर नहीं होता है, जहां पर कस्टमर फिजिकली जाकर प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो ये नॉन स्टोर के बेस पर है, कस्टमर की रिटेलिंग या प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। तो इसमें फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग रिटेलिंग की वो फॉर्म है जिसमें प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर के सेल किया जाता है, कस्टमर को अप्रोच किया जाता है। तो उसमें हम है मेल्स का भी यूज कर सकते हैं, टेलीफोन का भी यूज कर सकते हैं, टेलीविज़न का भी यूज कर सकते हैं, रेडियो का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल टेलीविज़न पे चैनल देखते हो, स्टार, CGLI, नापतोल, ये भी क्या हैं? रिटेलर हैं, जो कि है टेलीविज़न मार्केटिंग के थ्रू है, टेलीविज़न के थ्रू कस्टमर्स को प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो डायरेक्टली कस्टमर से क्या कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो किसका पार्ट होगा? आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट होगा। इसी तरह अगर आपके पास है कस्टमर्स के मोबाइल नंबर हैं, आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली उनको क्या कर सकते हो? टेलीफोन के थ्रू बात कर कर सेल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का रिटेलर है, उसके पास स्टोर नहीं है, उसने अपना घर में ही सामान या वेयर हाउस का बना रखा है, तो उसके पास स्पोर्ट्स पर्सन्स के मोबाइल नंबर हैं, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन से है फ़ोन कर कर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली क्या कर सकता है? पिच कर सकता है। या आपके पास है पर्टिकुलर कुछ है कस्टमर्स के मेल आईडी हैं, तो आप डायरेक्ट उनको मेल पर है अपने प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली कस्टमर से क्या कर रहे हो? कॉन्टैक्ट कर रहे हो। और उसके बाद कस्टमर है आपको क्या दे सकता है? रिस्पॉन्स दे सकता है। जैसे आप स्टार, CGLI देखते हो, नापतोल देखते हो, तो इसमें नीचे है टोल फ्री नंबर आ रहा होता है। अगर आपको जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो पसंद आ रहा होता है, तो आप उस टोल फ्री नंबर पर क्या कर देते हो? फ़ोन कर देते हो, और वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पर आ जाता है। और आप देखते हो कि आप जिस मोबाइल से है फ़ोन करते हो वो उनके रिकॉर्ड में सेव हो जाता है। उसके बाद है कभी भी कोई उनके पास है आपसे रिलेटेड है कोई ऑफ़र आता है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाते हैं? मैसेज भी आ जाते हैं। तो वो डेटाबेस तैयार कर कर अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली क्या करते रहते हैं? मैसेज करते रहते हैं। सेकंड क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग में कस्टमर और रिटेलर के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर है और जो कंपनी या रिटेलर है उसके बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तो जो डायरेक्ट मार्केटिंग है उस डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनी है या रिटेलर है वो कस्टमर के साथ है उतना फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पाती है। तो वो मास कस्टमर्स को, अगर आपके पास कोई एक मेल आईडी है या आपके पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न पर आपका है चैनल पर है कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो एक साथ काफ़ी सारे लोग उसको देख सकते हैं। और आपके पास अगर 1000 मेल आईडी हैं तो आप एक साथ अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है 1000 मेल आईडी पर बेच सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको 1 to 1 फेस टू फेस कस्टमर से इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो इसीलिए उसमें हम एट ए टाइम उतने कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के भी आगे टाइप्स हैं, पर्सन टू पर्सन सेलिंग, पार्टी प्लान्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो पर्सन टू पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब है? जब 1 by 1 हम एक एक कस्टमर से मिलकर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? पर्सन टू पर्सन सेलिंग बोलते हैं। और जब आप एक साथ कई कस्टमर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हो और वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टी प्लान बोलते हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या मतलब होगा? इसमें आप है कस्टमर भी हो और आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हो। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो नॉन ट्रेडिशनल या नॉन स्टोर बेस्ड जो रिटेलिंग है, नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग में मल्टी लेवल मार्केटिंग का यूज करती हैं। आप उनके एज ए कस्टमर भी बन जाते हो और आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हो। तो आप है आगे डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हो, जैसे कि एमवे है, टपरवेयर है, हर्बल लाइफ
है, RCM है, मोदी केयर है, ये सारी की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा मेथड यूज़ करती हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग यूज करती हैं। जैसे कि मुझे एमवे के प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो मैं है जो एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर है, उस डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ले सकता हूँ, और लेकिन मुझे आगे बिजनेस भी करना है तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊँगा। मैं अपने अंडर में 5-6 और लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। वो जो 5-6 लोग हैं, वो जो जितनी भी प्रोडक्ट्स को एमवे से परचेज करेंगे, उनका वॉल्यूम मेरे बिजनेस में काउंट होगा। और पर्टिकुलर कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे 10%, 30% है, 5% है, तो वो जितना लेवल हो जाता है तो उसके बेस पर मुझे क्या मिल जाता है? इंसेंटिव मिल जाता है। तो वो क्या होता है? आपका डायरेक्ट सेलिंग होती है। नेक्स्ट क्या है? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो बेसिकली जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, ये एक ऑटोमेटेड मशीन होती है जो कि कुछ आइटम्स जैसे कि स्नैक्स है, बीवरेजेज हैं, सिगरेट है, या फिर फूड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर है सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये प्रोवाइड कराती हैं। जब आप उन मशीन में कॉइन इंसर्ट करते हो या फिर कार्ड है वो इंसर्ट करते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बोलते हैं। वहाँ पर कोई आपको पर्सन नहीं मिलेगा जो कि आप उसको बोलो कि भैया है फॉर एग्जांपल मुझे चिप्स का पैकेट देना, नहीं। उसमें आपको है डिस्प्ले में दिख रहे होंगे सामने की तरफ, आप है उसमें कॉइन इंसर्ट करो या कार्ड इंसर्ट करो, वो एक पर्टिकुलर जगह होगी डिस्पेंस की, वहाँ से वो प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नॉन ट्रेडिशनल रिटेलिंग। नाम से ही पता है, नॉन ट्रेडिशनल रिटेलिंग वो रिटेलिंग होती है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट का यूज कर रहे हैं अपने गुड्स को सेल करने के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज की डेट में? इंटरनेट। आपको पता ही है, इंटरनेट के थ्रू जब हम प्रोडक्ट्स को बाय और सेल करते हैं तो इसे ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है? नॉन ट्रेडिशनल रिटेलिंग का पार्ट है। तो जो रिटेलर्स है इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ई टेलर्स बोलते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे अलीबाबा है, जैसे कि अमेजोन है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं? ई टेलर्स हैं। इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो ई टेलर्स भी होते हैं, और जो कंपनी है वो कंपनी भी अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन क्या कर सकती है? सेल कर सकती है। नेक्स्ट नॉन ट्रेडिशनल रिटेलिंग में आएगा वीडियो कियोस्क। तो वीडियो कियोस्क बेसिकली क्या होते हैं? वीडियो कियोस्क बेसिकली कंप्यूटर टर्मिनल होते हैं जिसमें आगे टच स्क्रीन होती है, वो इंटरैक्टिव होती है, सेल्फ सपोर्टिंग होते हैं। उसमें गुड्स या सर्विसेज हैं वो एक वीडियो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। आप उसको टच कर कर अपने सेलेक्शंस कर सकते हो, और उसमें आप टच कर कर है उस प्रोडक्ट की वीडियो क्लिप भी देख सकते हो, उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन भी देख सकते हो, प्रोडक्ट की डिटेल भी देख सकते हो, और अगर आप ऑर्डर देना चाहो तो आप उस प्रोडक्ट का वहाँ से क्या दे सकते हो? ऑर्डर भी दे सकते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वीडियो कियोस्क बोलते हैं। तो बेसिकली ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में तो आप प्रोडक्ट अंदर है रखे होते हैं, आप कॉइन इंसर्ट करते हो या क्रेडिट कार्ड डालते हो तो प्रोडक्ट बाहर डिस्पेंस हो जाता है। जबकि वीडियो कियोस्क है उसमें टच स्क्रीन लगी होगी, उसमें आप प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, उसकी पूरी प्राइस आ जाएगी, और अगर आप वहाँ से ऑर्डर देना चाहो तो ऑर्डर दे सकते हो, और उसके बाद आप उसमें अपनी डिटेल है वो डिटेल डाल दोगे तो रिटेलर के नेटवर्क पर वो डिटेल आ जाएगी और आपको प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वीडियो कियोस्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? वीडियो कैटलॉग्स। तो बेसिकली जो पहले कैटलॉग थे वो पहले कैटलॉग किस फॉर्म में होते थे? प्रिंट की फॉर्म में होते थे। आजकल जो कैटलॉग है वो कैटलॉग अपने रिटेलर्स हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में बना लेता है और आपको व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू क्या कर देता है? सेंड कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल घर में वॉलपेपर लगाने का चलन है, तो ऐसे तो है नहीं कि जो रिटेलर है उसके पास नंबर ऑफ वॉलपेपर्स होते हैं, तो उसके पास क्या होते हैं? कैटलॉग होते हैं। तो आप उस कैटलॉग को, तो उनके पास बड़े बड़े हैं कैटलॉग के बॉक्सेज होते हैं, तो वो बहुत बल्कि होते हैं कि वो हर जगह लेकर नहीं जा सकते। तो आजकल आप कह रहे हो कि मुझे घर में वॉलपेपर लगाने हैं, तो उनके पास पीडीएफ फाइल होती है, वो आपको व्हाट्सएप पर वो फाइल भेज देंगे।
उस फाइल में है, आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और उस फाइल में कई बार क्या होता है, वीडियो भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी घर में वो लगे हुए हैं, तो उन लगे हुए को उन्होंने छोटे छोटे से क्या बना रखे हैं, वीडियो भी बना रखे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वीडियो कैटलॉग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने है गाड़ी में सीट कवर लगाने हैं, तो ऑटोफोम कंपनी है जो कि सीट कवर लगाती है, तो उसका फॉर एग्जांपल है। उसके पास ऐसा तो है नहीं कि 100 कस्टमर 100 अलग अलग गाड़ियों के मॉडल हैं, तो वो उन सबको एक स्टोर में है, उनके सीट कवर को स्टोर कर कर रखे। तो आपने उनको गाड़ी का ब्रांड बताया, आपने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, तो वो उस गाड़ी में जिसमें उन्होंने लगाया हुआ है वो सीट कवर, उसका एक वीडियो बनाकर वीडियो आपको सेंड कर देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वीडियो कैटलॉग बोलते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या है, नॉन ट्रेडिशनल रिटेलिंग का एक टाइप है। तो इसी के साथ आपका जो रिटेलिंग वाला पोर्शन था ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। आगे और डिटेल में अपन इन सब पॉइंट्स को थर्ड सेम में SDLM सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्या जाता है, डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब कभी भी हम कोई डिफरेंस करते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, बायर्स, मतलब कि इन पार्टी से कौन खरीदता है। तो होलसेलर के बायर्स कौन होते हैं, रिटेलर्स यानी कि बिजनेस कस्टमर्स, और रिटेलर के बायर्स कौन होते हैं, फाइनल कस्टमर्स यानी कि कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्या है क्राइटेरिया, बाइंग मोटिव ऑफ बायर्स, कि होलसेलर के जो बायर्स होते हैं उनके खरीदने का क्या मोटिव होता है, और जो रिटेलर के बायर्स होते हैं उनके खरीदने का क्या मोटिव होता है। तो होलसेलर के बायर कौन होते हैं, रिटेलर्स, तो उनके खरीदने का मोटिव क्या होता है, आगे रिसेल करना, ट्रेडिंग करना। और जबकि रिटेलर के जो बायर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कंज्यूमर्स, उनका पर्पज क्या होता है कि पर्सनल कंजम्पशन, हाउस होल्ड या फैमिली कंजम्पशन के लिए यूज करना। अपर लिंक, होलसेलर के अपर लिंक कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर। रिटेलर के अपर लिंक कौन होंगे, अगर रिटेलर छोटा है तो होलसेलर, और अगर बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस वॉल्यूम। सीधी सी बात है, होलसेलिंग में क्योंकि ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि होलसेलर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम हाई होगा। और जबकि रिटेलर्स हैं वो होलसेलर जितनी क्वांटिटी परचेज नहीं करते, इसीलिए रिटेलर में है बिजनेस वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। रिस्क क्या है, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हो तो आपके पास वेयर हाउस भी बड़ा होगा। अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, तो रिस्क भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि रिटेलर में होलसेलर के कंपैरिजन में रिस्क क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। भाई होलसेलर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपको बड़ा वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर देनी पड़ेगी। लेकिन रिटेलर में इन्वेस्टमेंट लो नहीं चाहिए होता, इसमें भी मॉडरेट चाहिए होता है, क्योंकि रिटेलर है वो मौके की जगह पर, प्राइम लोकेशन पर अगर आपका रिटेल आउटलेट है तो कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे। तो प्राइम लोकेशन पर आप ज़मीन खरीदोगे तो महंगी आएगी, आप रेंट लेते हो तो भी महंगा आता है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़। होलसेलर के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि जो होलसेलर है वो रिटेलर्स को सेल करता है, तो रिटेलर्स को पता रहता है कि इस मैन्युफैक्चरर का ये पर्टिकुलर होलसेलर है। लेकिन रिटेलिंग में कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट हैं वो कई रिटेलर्स के पास होता है, तो इसीलिए रिटेलर को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, स्टोर एटमॉस्फेयर, लेआउट एंड लोकेशन डिसीजन। होलसेलर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि होलसेलर की लोकेशन कहीं पर भी हो, उसके पास रिटेलर को जाना है तो रिटेलर को तो उसका एड्रेस पता है, वो वहाँ पर चला जाएगा। और रिटेलर को है अंदर जाकर पहले से ही उसको पता होता है कि मुझे कितनी कितनी क्वांटिटी देनी है, वो तो सीधा ऑर्डर दे देता है, तो होलसेलर उसको सामान दे देता है। या कई बार है रिटेलर ऑर्डर लिखवा जाता है तो होलसेलर उसके पास सामान पहुँचा जाता है। लेकिन क्योंकि रिटेलर के पास कस्टमर आते हैं तो इसलिए स्टोर का एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि रिटेलर्स के पास जो आउटलेट या स्टोर रहता है उसमें लाइटिंग होती है, एसी लगा होता है। कई बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उन पे है स्मॉल है, उसमें स्मॉल है, उसमें क्या लगे रहते हैं, फ्रेगनेंस आ रही होती है, हल्की हल्की फ्रेगनेंस आ रही होती है। जगह जगह पर स्पेस अच्छा होता है, आगे का जो फ्रंट है उस फ्रंट में ग्लास लगा रहता है, जिससे कि आउटपुट या एटमॉस्फेयर क्या रहे, अच्छा रहे। हल्की लाइट है, वो म्यूजिक भी चल रहा होता है,
तो जो स्टोर एटमॉस्फेयर, लेआउट और जो लोकेशन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट करती है, रिटेलर के लिए। कि एक सेम प्रोडक्ट है, आप सरिस्का में ओपन कर रहे हो और एक वही है जो आप रिटेल आउटलेट है चूड़ी मार्केट में ओपन कर रहे हो, तो बट ओबियस चूड़ी मार्केट में कस्टमर है क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे, और वहाँ पर सरिस्का में ओपन कर रखा है, वहाँ पर कोई भूले भटके दिन में एक भी कस्टमर नहीं आएगा। तो लोकेशन भी किसके लिए इंपॉर्टेंट करेगी, रिटेलर के लिए इंपॉर्टेंट करेगी। तो ये आपका होलसेलर्स कंप्लीट हो गए, होलसेलिंग कंप्लीट हो गई, रिटेलिंग कंप्लीट हो गई, और लास्ट है आपका लॉजिस्टिक्स। तो जो लॉजिस्टिक्स है इसका क्वेश्चन है पार्ट ए में 2 मार्क्स का आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिस्टिक। भैया 3 पार्टी होती हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिटेल होलसेलर के पास आ जाएगा, होलसेलर से प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिटेलर के पास आ जाएगा। तो वो एक्टिविटीज जो कि गुड्स का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो 2 टाइप से होती है ये लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक और आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो जब मैन्युफैक्चरर है वो सप्लायर से प्रोडक्ट्स लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, तो वो तो मैन्युफैक्चरर के क्या है, आउटलेट या लोकेशन पर आ रही है, तो इसे तो क्या बोलते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक। मैन्युफैक्चरर है उससे प्रोडक्ट्स को बनाता है, फिनिश गुड्स बनाता है, और वो फिर उसको है होलसेलर को देता है, रिटेलर को देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक्स इज इक्वल टू इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक को बोलते हैं फिजिकल सप्लाई और आउटबाउंड लॉजिस्टिक को बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप होलसेलर से रिटेलर के पास गुड्स को पहुंचा रहे हो, या मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गुड्स तो आ तो रही हैं लेकिन टाइम से नहीं आ रही हैं, उसमें है काफ़ी ब्रेकेज हो जाती है, वो जो गुड्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है लेकिन इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री का हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में आती हैं। तो लॉजिस्टिक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं हम उनको कैसे एक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन तक, मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर। तो लॉजिस्टिक्स में नंबर ऑफ एक्टिविटीज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है, मटेरियल हैंडलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लॉजिस्टिक्स में आती हैं। तो जो बेसिकली लॉजिस्टिक्स वर्ड है वो मिलिट्री बेस्ड वर्ड था। क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री में है, आर्मी में है, जो बटालियंस होती हैं, ब्रिगेड होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती हैं। तो जब पूरी ब्रिगेड या बटालियन मूव करती है तो वो अपने साथ है ट्रक्स को भी ले जाती है, अपने साथ सारा सामान भी ले जाती हैं, अपने साथ सारे जो हथियार हैं, तोप हैं, ट्रक्स हैं, वो सब लेकर जाती हैं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनको जो लेकर जाते थे उसे ही क्या बोलते थे, लॉजिस्टिक्स बोलते थे। तो आज की डेट में बिजनेस में भी ये लॉजिस्टिक वर्ड है वो यूज किया जाता है कि कैसे मैन्युफैक्चरर से गुड्स और सर्विस होलसेलर्स के पास आती हैं, होलसेलर से कैसे रिटेलर के पास आती हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, बीच में वेयर हाउसिंग भी होती है, और जब है मैन्युफैक्चरर से गुड्स को है ट्रक में लोड कर रहे हैं और होलसेलर के पास अनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के पास प्रॉपर क्या रहनी चाहिए, इन्वेंट्री भी रहनी चाहिए। ना तो कम स्टॉक रहना चाहिए, ना ही होलसेलर और रिटेलर के पास ज़्यादा स्टॉक रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक रहेगा तो आपका अननेसेसरी का पैसा ब्लॉक रहेगा, और कम स्टॉक रहेगा तो आप कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी किस में आता है, लॉजिस्टिक्स में आता है। ये भी आपके 3rd सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएगा SDLM सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो उसमें जो लास्ट मॉड्यूल होगा वो किससे रिलेटेड होगा, आपका लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड होगा, जहाँ पर अपन ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही आपकी ये जो 4th यूनिट थी जिसमें आपने मार्केटिंग मिक्स के 2 P's पढ़े, प्राइस और प्लेस, ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ई लेक्चर में अपन है यूनिट 5th स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।